बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था सरफेस केमिस्ट्री का, जिसमें पहले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक टर्म्स इसकी एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया और दूसरे लेक्चर में हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टार्ट किया था, जिसमें फ़र्स्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेक्चर थर्ड में हम सेकंड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको आज हम स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और इसकी डेरिवेशन, तो इसको आप लोग समझेंगे और अपने पास जो पॉइंट्स कुछ हैं वो नोट करेंगे। इसमें डेरिवेशंस में कुछ चीज़ें डायरेक्ट स्टेप इसने की हैं, तो वो भी आप लोग नोट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, जब हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और इक्विलिब्रियम प्रेशर के दरमियान, तो हमने ये देखा था कि हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। लेकिन जैसे ही हम एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन या एडजॉर्बेट का जो प्रेशर है, एक्स एक्सिस का जो वेरिएबल है, उसको इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्स और एम की जो वैल्यू है या डब्ल्यू और एम की जो वैल्यू है, वो भी साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी। और ये बात समझ भी आती है, फैक्टर्स में भी हमने ये देखा कि एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन हायर कंडीशन पे, हायर कंसंट्रेशन पे, हायर प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट पे हमने वहाँ पे ये देखा था कि हमारे पास जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। लो प्रेशर तक तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन थर्म जो है वो वैलिड रहता है, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं हायर प्रेशर पे, हमने ये देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन हमारी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, वो मुड़ जाती है, कर्व की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसका मतलब ये था कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन थर्म जो है वो सिर्फ लो वैल्यू ऑफ प्रेशर पे, लो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पे वैलिड है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट के लिए वो क्या हो जाता है, वैलिड नहीं रहता। ये उसकी लिमिटेशंस में हमने ये चीज़ देखी, कुछ और लिमिटेशंस भी थी, और इस तरह से हमने इसके अलावा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें ये भी नहीं बताता कि आया जो हमारे पास एडजॉर्प्शन हो रही है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है या केमिकल एडजॉर्प्शन है। मीन टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो उसके बाद ज़रूरत पेश आई दूसरे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। 1916 में एरविन लैंगमोर ने ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था। इसमें उसने कुछ बेसिक एजम्पशंस, कुछ पास्टुलेट्स बनाए, एडजॉर्प्शन के हवाले से कुछ हाइपोथेसिस अपने दिए, और फिर उन पास्टुलेट्स की बेस पे उसने मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और इक्विलिब्रियम प्रेशर के दरमियान। तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली क्या कहता है। इसमें लैंगमोर साहब ने किन बातों को अपनी बेस बनाकर एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टडी करने की कोशिश की। तो आइए इसकी एजम्पशंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहली एजम्पशन लैंगमोर ये कहता है
कि लेयर ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड एडजॉर्बेंट इज वन मॉलिक्यूल थिक। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, लैंगमोर साहब ये कहते हैं कि हाँ, एडजॉर्प्शन हमेशा मानो लेयर एडजॉर्प्शन होगी, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट लैंगमोर के मुताबिक कुछ नहीं है। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में जब हम फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर हो सकती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन सिर्फ क्या होती है, मानो लेयर होती है। और इस मानो लेयर और मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन से क्या मुराद है, वहाँ पे मैंने ये बात आपके सामने रखी थी। इसका मतलब ये है वन मॉलिक्यूल थिक होने का कि एडजॉर्बेंट की अगर आपके पास इस तरह की कोई एक सरफेस है, अब एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट का मतलब ये है कि हर वो जगह, हर वो पॉइंट, वो पोजीशन जहाँ पे एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो सकता हो, वो क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। वो कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है एक्टिव साइट के तौर पे, वो उसके अंदर पोर्स भी हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक जगह कुछ भी हो सकती है जहाँ पे एडजॉर्बेट जाकर अटैच हो जाए। तो एडजॉर्बेंट के ऊपर, एक्टिव साइट के ऊपर जाकर एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल अटैच होगा। एक एक्टिव साइट पे एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, दूसरी पे दूसरा, तीसरी पे तीसरा। इस तरह से क्या होगा, एक हमारे पास लेयर बन जाएगी एडजॉर्बेट की, जो कि एडजॉर्बेंट के ऊपर अटैच्ड होगी। अब एक लेयर तो बन गई, इसको हम कहेंगे मोनोलेयर, विच इज फॉर्म थ्रू एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट इंट्रैक्शन। ज़ाहिर एडजॉर्बेट करीब आएगा एडजॉर्बेंट के, किसी किस्म का उनके दरमियान इंट्रैक्शन होगा। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, जिससे वो एडजॉर्बेंट की सरफेस पे ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। एक लेयर बन गई। अब लैंगमोर कहता है कि बस यही एक ही लेयर बनेगी। उसने कहा मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट नहीं होता, एडजॉर्प्शन सिर्फ एक ही लेयर बनती है। उसके बाद जो हमने वहाँ पे बात की थी मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन की, कि उसके बाद फिर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट इंट्रैक्शन के ज़रिए से सेकंड लेयर भी बन सकती है, थर्ड लेयर भी बन सकती है, फोर्थ लेयर भी बन सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन लैंगमोर कहता है कि बस एक लेयर ही बनेगी, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के इंट्रैक्शन से ही एडजॉर्बिशन होती है। एडजॉर्बेट के इंट्रैक्शन से कोई एडजॉर्प्शन नहीं होती, सिर्फ मोनो लेयर एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट इसने दिया। तो इस तरह उसने ये कहा कि सिर्फ वन मॉलिक्यूल थिक एडजॉर्प्शन बनती है। ये पहली एजम्पशन है, ये इसकी एजम्पशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत भी हो सकती है और गलत होती है। आगे मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन भी पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, मल्टी लेयर्स बनती हैं। लेकिन लैंगमोर ने कहा कि सिर्फ क्या है, मोनो लेयर एडजॉर्प्शन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये बात भी कोड कर सकते हैं कि अगर हमारे डेटा पे लैंगमोर एडजॉर्प्शन एसोथर्म फिट आ रहा है, तो चांसेस हैं इस बात के कि वो वाली जो एडजॉर्प्शन होगी उसकी टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन हो सकती है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन हमने कहा कि वो मोनोलेयर होती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि केमिकल एडजॉर्प्शन ही होगी, फिजिकल नहीं हो सकती। मैंने ये कहा चांसेस हैं, कंफर्म अभी भी नहीं है। वो फिजिकल भी हो सकती है, वो जो है वो केमिकल भी हो सकती है, लेकिन चांसेस यही हैं कि केमिकल हो सकती है, क्योंकि ये मोनो लेयर एडजॉर्प्शन दे रहा है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमें फिर मज़ीद आगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था दूसरे लेक्चर में कि बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, डीआर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, टेम्पकिन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। हम उनको भी देखते हैं, चेक करते हैं, उनसे हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड करते हैं। अगर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन 40 किलो जूल पर मोल से कम आ रही हो, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है। अगर 40 किलो जूल पर मोल से हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही हो, तो फिर जाकर कंफर्म होता है कि वो केमिकल एडजॉर्प्शन है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको इंडिकेशन मिल सकती है कि वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन है। दूसरा पास्चुलेट हमारे पास ये कहता है कि एडजॉर्ब्ड लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एडजॉर्बेंट। इसका क्या मतलब है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ एक्टिव साइट्स है एडजॉर्बेंट के ऊपर वो सेम होगी। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एक टाइम में एक एक्टिव साइट एक एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल को क्या करेगी, अटैच करेगी। ये सब का मतलब एक ही है।
इसका अब क्या कंसेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। ये कहता है यूनिफॉर्म होने का मतलब कि अगर हमारे पास एक एक्टिव साइट है, एक एडजॉर्बेंट है, सेम ही एडजॉर्बेंट है, उसकी सारी एक्टिव साइट की नेचर सेम होगी। अगर वो पोर्स हैं तो उन पोर का साइज सेम होगा, उन एक्टिव साइट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, उन एक्टिव साइट की जो इंट्रैक्शन है इनकमिंग एडजॉर्बेट के साथ, जो फिजिकल इंट्रैक्शन है, जो केमिकल इंट्रैक्शन है, इस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन भी सेम होगी। फिर उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो इससे क्या होगा कि जो एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल जाकर एक एक्टिव साइट पे एडजॉर्ब होता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी एक्टिव साइट पे एडजॉर्ब होगा, तीसरा मॉलिक्यूल तीसरी एक्टिव साइट पे एडजॉर्ब होगा। एक एक्टिव साइट पे दो मॉलिक्यूल एक एट अ टाइम एडजॉर्ब नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि इन सारी एक्टिव साइट्स एक जैसी हैं। ये नहीं है कि इनकमिंग एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल जाकर पहले क्या करे, सर्च करे कि मैंने किस एक्टिव साइट पे जाकर अटैच होना है, कौन सा फिजिबल है मेरे लिए। नहीं, सबकी नेचर सेम है, सबकी स्ट्रेंथ सेम है, वो किसी भी एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो सकता है। उसको वहाँ पे जाकर इस चीज़ की एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी किसके साथ उसका इंट्रैक्शन अच्छा होगा, किसके साथ नहीं होगा, सबके साथ एक जैसा ही होगा। ठीक है। और एक साइड पे, एक एक्टिव साइट पे एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसलिए तो वो मोनोलेयर है। ठीक है। और उनकी जब अटैचमेंट हो जाएगी तो उनकी स्ट्रेंथ जो है आपस में, यानी एडजॉर्बेंट की जो इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो भी सब के लिए एक जैसी ही होगी। ये नहीं होगा कि पहला मॉलिक्यूल बड़ी स्ट्रांगली उसका इंट्रैक्शन, एक स्ट्रांग बॉन्ड बना है एडजॉर्बेट के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो वाजबी सा ताल्लुक है, उसका कोई स्ट्रांग इंट्रैक्शन नहीं हुई, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म होने का यही सारे मतलब इसके अंदर आ जाते हैं। बाज़ बुक्स में इसको अलग से पास्टुलेट भी बनाया गया होता है, लिखा गया होता है कि एक साइट, आप भी जिसे इसको लिख सकते हैं कि एक एक्टिव साइट एक टाइम में एक मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर सकती है, तमाम एक्टिव साइट की नेचर सेम हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा एडजॉर्बेंट इंट्रैक्शन तमाम एक्टिव साइट्स के लिए सेम होंगी। ओवरऑल इन सबको मिलाकर हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो एडजॉर्ब लेयर इसके बाद बनेगी, एडजॉर्बेट की जो लेयर बन जाती है, अटैच हो जाती है, तो वो क्या होती है, उस पूरी एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब उन मॉलिक्यूल्स का साइज, उनके दरमियान डिस्टेंस, उनकी टाइप ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, सब चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। तीसरा पास्टुलेट, तीसरी अजम्पशन वो ये कहता है कि जब एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाते हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, तो इन एडजेसेंट एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म का कोई इंट्रैक्शन बाकी नहीं रहता। इसका ये मतलब है, देखें, जब एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आपस में पड़े होते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है एडजॉर्बेट के तौर पे, इसको आपने एडजॉर्ब करवाना है। जब ये एडजॉर्बेट का आपस में ये सैंपल पड़ा हुआ है, 10 ml है, 5 ml है, तो इसमें इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में इंट्रैक्शन हैं, ऑब्वियसली हैं, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में है। इंट्रैक्शन ना हो तो गैस बन जाए, वो उड़ जाए, एस्केप कर जाए, तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन होता है। लेकिन जब यही एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल वन बाई वन करके जब ये अटैच हो जाएंगे एडजॉर्बेंट के ऊपर, अब इनका आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं रहेगा। यानी अब एडजॉर्बेट की जो दोस्ती थी, जो आपस में इंट्रैक्शन था, वो ख़त्म, और एडजॉर्बेंट की जो इंट्रैक्शन हुई जिस वजह से वहाँ पर एडजॉर्प्शन वो स्टार्ट हो जाएगा, वो होगा आपस में एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स का। जब वो अटैच हो चुके होते हैं, किसी किस्म का कोई इंट्रैक्शन, कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन बाकी नहीं रहता। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ लैंगमोर एडजॉर्प्शन एसोथर्म। इसमें थोड़ी सी जो स्टार्ट में बातें की जाएंगी वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। पहले दो इक्वेशंस हमने जो लिखनी है वो आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे आए, बाकी आगे सिंपल सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से आपने ये बातें सुननी है, तभी आपको ये समझ आएगी जो अब बातें मैं करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें देखिए एक आपके पास एडजॉर्बेंट है, उसकी सरफेस के ऊपर कुछ एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हुए हैं और ऊपर कुछ एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल स्टिल मौजूद हैं। ठीक है। अब लैंगमुर ने यह कहा कि जैसे ही एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आकर एडजॉर्बेंट की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। एट द सेम टाइम
कुछ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स फिर एवेपोरेट करेंगे, डिजॉर्ब करेंगे, यहाँ से डिटैच करेंगे तो डिजॉर्प्शन भी होगी। मतलब एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये दोनों एट अ टाइम एक ही वक्त में चलते रहेंगे। एक वक्त आएगा कि इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिस पोजीशन पे एडजॉर्प्शन भी चलती रहेगी, डिजॉर्प्शन भी होती रहेगी, लेकिन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन बराबर हो जाएंगे। हम इसको कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है। जिस तरह सिंपल आप रिवर्सिबल रिएक्शंस में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये देखनी है कि इसमें जो एडजॉर्प्शन, दो प्रोसेस हो रहे हैं, दो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, यूँ समझे। एडजॉर्प्शन हो रही है फॉरवर्ड में और रिवर्स में क्या हो रही है, डिजॉर्प्शन हो रही है। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन से फैक्टर इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और डिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन से फैक्टर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये दो बातें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो बस डेरिवेशन बिल्कुल आसान है। तो आइए बात करते हैं इसमें। थोड़ा सा आप ये देख लें, इसमें जो टोटल एडजॉर्बेंट की सरफेस है, टोटल एडजॉर्बेंट की जो एक्टिव साइड्स जहाँ पे मौजूद है, टोटल सरफेस लेट्स सपोज 10 एक्टिव साइड्स हैं, तो जितनी टोटल उसकी सरफेस है अवेलेबल जहाँ पे एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन हो सकती है, लेट्स सपोज वो 1 के बराबर है। इसमें इस 1 में से जो कवर्ड सरफेस है इस एडजॉर्बेंट की, मतलब जिस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल अटैच्ड हो चुके हैं या जिस पे अटैच्ड हो जाएंगे, तो जो कवर्ड सरफेस है इसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। जबकि रिमेनिंग जो नेक्ड सरफेस है, जो अनकवर्ड सरफेस है, जो अभी एम्प्टी पड़ी है, जहाँ पे एडजॉर्प्शन अभी हो सकती है, मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो सकते हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, 1 माइनस थीटा से। टोटल सरफेस 1 है, उसमें से थीटा कवर्ड है, तो रिमेनिंग क्या होगी, 1 माइनस थीटा होगी। यहाँ तक ये बातें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके बराबर हैं और किस पर डिपेंड करते हैं, इनका हम मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे। पहले हम देखते हैं डिजॉर्प्शन को। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने एडजॉर्बेंट की सरफेस से मॉलिक्यूल्स को डिजॉर्ब करवाना है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिजॉर्ब होंगे, जल्दी से वहाँ से डिटैच होंगे, उतना रेट ऑफ डिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो मतलब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिजॉर्प्शन तभी होगी जब पहले एडजॉर्प्शन हो। अगर ऑलरेडी आप ये देखें कि एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कोई एक मॉलिक्यूल भी जाकर अटैच हुआ नहीं हुआ, एडजॉर्प्शन हुई नहीं है, तो क्या डिजॉर्प्शन होगी, कहाँ से होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी, जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल जाकर अटैच्ड हो जाएंगे एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रैक्शन होगा हमारे पास कवर्ड सरफेस का, थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी। आपके पास दो एडजॉर्बेंट हैं, एक एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर 10 मॉलिक्यूल अटैच हुए हुए हैं, दूसरे एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल अटैच हुए हुए हैं। तो आप बताएं डिजॉर्प्शन किस में ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जिसमें 10 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, वो 10 में से 2-4 उड़ जाएंगे। ऑलरेडी अगर सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल वहाँ पे अटैच्ड हुए हुए हैं, तो इनकमिंग मॉलिक्यूल ने अगर आकर वहाँ के पे एडजॉर्ब होना है, तो वो जाकर उसके इतनी सारी खाली जगह पड़ी हुई हैं, उसकी अनकवर्ड सरफेस अभी स्टिल बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो ऑलरेडी जो बेचारे 2 वहाँ पे अटैच हों, उनको भगाकर उनकी जगह पे बैठे अटैच हों। आप रूम में एंटर होते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे 50 चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और 2-3 स्टूडेंट ही बैठे हैं, तो आप उन 2-3 को तो नहीं उठाएंगे ना, खाली जो पड़ी है वहीं पे जाकर आप बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ अगर ऑलरेडी फुल है, कोई मतलब है कि हाउस फुल हुआ है और जगह नहीं है, जगह बहुत कम है, तो फिर आप कोशिश करेंगे आप अपनी फेवरेट जगह पे बैठें, ठीक है, फिर आप जो है उनको उठाने की कोशिश करेंगे, तो मतलब डिजॉर्प्शन वहाँ पे बहुत मुश्किल होगी, सॉरी डिजॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि जो हमारे पास डिसॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड सरफेस पे। जितनी ज़्यादा ऑलरेडी हमारे पास एब्जॉर्बेंट की सरफेस कवर्ड होगी उतनी ज़्यादा डिटैचमेंट भी ज़्यादा होगी, उतनी डिसॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। अगर सरफेस ऑलरेडी बहुत खाली जगह बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कवर्ड सरफेस बहुत कम है, तो फिर डिसॉर्प्शन नहीं होगी, पहले आपको डिसॉर्ब करवाना होगा फिर जाकर डिसॉर्प्शन होगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कवर्ड सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा ये कवर्ड सरफेस ज़्यादा होगी उतना डिटैचमेंट भी ज़्यादा होगी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, के डी आ जाएगा उसकी जगह पे, ये रेट कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी। दूसरा प्रोसेस हमारे पास एडजॉर्प्शन होती है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने एडजॉर्प्शन करवानी है एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे, तो आगे जितनी आपको अवेलेबल जगह ज़्यादा होगी, एम्प्टी जगह जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा दूसरे लफ्ज़ों में एक्टिव साइड्स आपको अवेलेबल होंगी, उतनी जल्दी से उतनी ज़्यादा आप एडजॉर्प्शन करवा पाएंगे। ऐसे है ना। अगर आपके पास एक एब्जॉर्बेंट है, उसकी टोटल 10 एक्टिव साइड्स हैं, ठीक है, अगर 10 की 10 एक्टिव साइड्स खाली हैं, आप एब्जॉर्बेंट लेकर जाएंगे सारी, जल्दी से वहाँ पर एडजॉर्प्शन हो जाएगी। अगर ऐसा है कि ऑलरेडी वो एब्जॉर्बेंट की जो सरफेस है वो कवर्ड है, 10 की 10 एक्टिव साइड्स कवर्ड है, तो क्या आप जाकर अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं? आपको पहले एक आधा भगाना पड़ेगा, डिसॉर्प्शन करवानी पड़ेगी, फिर जाकर उसकी जगह पे, और फिर वो भी उसकी जगह पे ही आएगा ना। एक एब्जॉर्ब होगा उसकी जगह पे डिसॉर्ब हो गया, नेट एब्जॉर्प्शन तो ना हुई। तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन तभी हो सकती है जब आपके पास अवेलेबल साइड्स मौजूद हों, एक्टिव साइड्स अवेलेबल हों, जब आपके पास अनकवर्ड सरफेस, नेक्ड सरफेस 1 माइनस थीटा से जिसको हमने डिनोट किया, वो जितना ज़्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे एक और फैक्टर भी है जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहा है। वो क्या है? आप रूम में एंटर हों और रूम बिल्कुल खाली हो, 50 चेयर्स हैं, सारी की सारी खाली पड़ी हैं, तो आप कहीं पे मर्जी जाकर बैठ सकते हैं, आपकी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगी। एक्टिव साइड्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं, 50 चेयर्स हैं, आपको जो है वो किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है जगह के लिए, आप कहीं पे जाकर बैठ जाएं। ठीक है, तो इस ये चीज़ ये है कि अनकवर्ड सरफेस आपको अवेलेबल है, तो आप एब्जॉर्प्शन जितनी मर्जी करवाना चाहें, 50 की जगह है आप बिठाते जाएं, एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। ये हो गई एक्टिव साइड्स की बात। लेकिन आपके पास रूम में 50 चेयर्स तो अवेलेबल हों, लेकिन 50 बंदे ना हों, तो फिर आप अकेले हों, आप जाकर एक ही चेयर पे बैठ सकते हैं ना। आप खुद अकेले जाकर तो हाउस को फुल नहीं कर सकते। एक बंदा तो एब्जॉर्प्शन ये तो नहीं होगा कि आप एक हैं, 50 एक्टिव साइड्स अवेलेबल हैं, तो आप पूरे रूम को भर दें। ज़्यादा कोशिश करेंगे तो 2-3 चेयर्स पे ही आप लेट सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्बेंट का मालिक ऐसा नहीं करता, ये समझदार है। ये एक टाइम में एक एक्टिव साइड पे एक ही एब्जॉर्बेंट का मालिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। तो खैर, इसका मतलब ये है कि एक्टिव साइट्स अवेलेबल होना भी ज़रूरी है, और उस एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए मॉलिक्यूल्स का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। जगह तो आप बना लें, लेकिन उस जगह को फुल करने के लिए अगर मॉलिक्यूल्स ना हों तो भी एब्जॉर्प्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, तब भी आप हाउस को फुल नहीं कर सकते, ठीक है। तब भी आपकी खाली चेयर्स आपका मुंह चला रही होंगी, बंदे नहीं हैं तो, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक एक्टिव साइट पे डिपेंड करता है, अवेलेबल एक्टिव साइट 1 माइनस थीटा, दूसरा एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स कितने हैं। यानी हम यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं तो उसका प्रेशर कितना है, गैस एडजॉर्बेट होगा तो उसके लिए हम प्रेशर की बात करते हैं, अगर लिक्विड होगा तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर को वो यूज़ कर रहा है तो हम इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक अनकवर्ड सरफेस पे वो कितनी अवेलेबल है, और दूसरा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या नाम है, इक्विलिब्रियम प्रेशर पे, ये पी पे। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम प्रेशर पी,
जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो के ए आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा। इन दो इक्वेशंस को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल मैथ है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स उसने डायरेक्ट किए हैं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप नोट कर लें या मैं आपको अलग से लिख कर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये एक की वैल्यू आ गई, ये दूसरी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहले इस साइड पे इस के ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा के ए थीटा माइनस के ए पी माइनस के ए थीटा पी, ठीक है। फिर इसमें आप थीटा वाली जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें, एक के डी थीटा मौजूद है, एक इस साइड पे के ए थीटा पी मौजूद होगा जो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। फिर इधर से आप थीटा को क्या कर लें, कॉमन कर लें, कॉमन ले लें, फिर थीटा को इधर रख दें और बाकी सारे फैक्टर्स को आप उठाकर इधर ले आएँ, तो ये आपके पास एक टर्म आ जाएगी। उसके बाद क्या किया है इसने इसने इस इक्वेशन की राइट साइड के में के ए को जितने भी कांस्टेंट हैं यानी सारी टर्म्स को के डी पे डिवाइड कर दिया है, के ए पी ओवर के डी डिवाइडेड बाय के ए ओवर के डी प्लस के ए ओवर के डी पी, ठीक है। के डी पे उसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। बल्कि इसको इससे पहले आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर में के ए दोनों में मौजूद है इसको कॉमन ले लें, के ए कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस जो है वो पी बचेगा, ठीक है। सॉरी, के ए कॉमन ही आएगा, इसमें पी जो है वो कॉमन लिया जाएगा, बल्कि इसको आप सॉल्व करके देखना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू के ए ओवर के डी। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा इसने मिस्टेक की है, यहाँ पे थोड़ा इशू बन रहा था। यहाँ पे एक्चुअली ये वाली टर्म है, इसमें यहाँ पे ये जो के ए लिखा हुआ है ये के ए नहीं है, ये के डी है। इसको ठीक कर लें, ये के ए नहीं है, यहाँ पे के डी आएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ से, जब यहाँ से ये थीटा वाला फैक्टर इधर राइट पे जाएगा, ठीक है, और आप यहाँ से थीटा कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा के डी माइनस के ए पी, के डी माइनस के ए पी सॉरी के डी प्लस के ए पी बचेगा। फिर उस के डी प्लस के ए पी को जब आप इधर लेके आएंगे तो वो के डी प्लस के ए पी यहाँ पे आकर डिवाइड होगा, ये के ए नहीं है। फिर आपने इसको क्या करना है, के डी पे जब डिवाइड करना है, ये मैं आपको अलग से इसकी डेरिवेशन जो स्टेप्स हैं इसने यहाँ पे इसको डायरेक्ट किया हुआ है, मैं आपको अलग से लिख कर या डिस्कशन लेक्चर में भी आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ आप खुद भी ट्राई करें तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिंपल मैथ है। के डी पे डिवाइड करेंगे, ऊपर के ए प्लस के डी इंटू पी, ये के डी ओवर के डी कट कर 1 हो जाएगा। बस ये ख्याल करना है कि ये के ए नहीं है, ये के डी है, प्लस के ए और के डी इंटू पी आएगा। इसके बाद इसने क्या किया है, ये दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो कांस्टेंट दो अगर आपस में डिवाइड हों, मल्टीप्लाई हों, ठीक है, या उसमें जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रही हों, तो उनका आंसर भी एक कांस्टेंट आता है। इसको हम एक और कांस्टेंट के से डिनोट कर देते हैं, तो के ए और के डी इज इक्वल टू के लिखेंगे, थीटा हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड नहीं करना थीटा, हमने ये फाइंड करना है कि एड्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, जिस तरह फ्रेंडलिक में हमने एक्स ओवर एम डब्ल्यू ओवर एम किया था। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का हमने रिलेशन देखना है इक्विलिब्रियम प्रेशर के साथ, तो इसको हमने अब इस थीटा को रिलेट करना है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के साथ। तो हमें पता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है यानी अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट, यहाँ पे फ्रेंडलिक में इसने इसको डब्ल्यू ओवर एम से डिनोट किया था, यहाँ पर उसी चीज़ को वो एक्स से डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई मुश्किल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होगी, थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। इसका क्या मतलब है, देखें, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने जो एक क्लास ली थी उसमें कितने स्टूडेंट थे, स्ट्रेंथ क्या थी, ठीक है, आपने वो, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कर बताएंगे, आप देखेंगे, आप चेयर्स को काउंट करेंगे, कितनी चेयर्स कवर्ड हैं, आप अपने उस रूम की कवर्ड स्पेस को देखेंगे, कितनी स्पेस कवर्ड हुई थी, उससे आप अंदाज़ा लगा देंगे। अगर रूम बिल्कुल फुल था तो आप कहेंगे वो बिल्कुल हाउस फुल हो गया था, अगर सिर्फ एक दो रोज़ ही फिल थी तो आप बता देंगे कि कोई ख़ास स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उन कवर्ड सरफेस से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ सेम इज़ द केस, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अगर आपने फाइंड करनी है तो आप क्या देखते हैं कि कवर्ड सरफेस कितनी थी। मीन टू से हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विच इज़ डिनोटेड बाय एक्स हेयर, एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। फिर उस थीटा की वैल्यू यहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे,
तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो उसकी जगह पे एक और कांस्टेंट k प्राइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की फाइनल इक्वेशन है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर चेंज करने के लिए इसको मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, लेक्चर टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है तो इसको मैं कैसे ये आएगी आप खुद इसको ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल मैथ है, या इसके मैं नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा अलग से, इसको सॉल्व करके आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे पी ओवर एक्स को वाई एक्सिस पे, ठीक है, और पी को आप एक्स एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसमें 1/k डबल प्राइम जो है ये एक और कांस्टेंट आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास स्लोप होगी, 1/k प्राइम आपके पास जो है वो इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन अगर आती है आपके डेटा की तो इसका मतलब लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो आपके पास फिट आ रहा है। ठीक है, अगर प्रेशर बहुत लो हो तो एक्स की वैल्यू k प्राइम पी हो जाएगी लो प्रेशर पे, क्योंकि लो प्रेशर हो तो हम क्या कर सकते हैं, लो प्रेशर होगा यानी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत कम होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उस सूरत में आपके पास जो एक्स है वो किसके बराबर आ जाएगी, के प्राइम पी के, यानी इसको आप मॉडिफाई करेंगे, ये यहाँ से एक्स को इधर लेके आएंगे, के प्राइम इधर चला जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगी। अगर प्रेशर बहुत हाई हो तो 1/k प्राइम का फैक्टर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये बहुत कम हो जाएगा, और उस सूरत में आइसोथर्म आपके पास x इज इक्वल टू k डबल प्राइम बन जाएगी। लेकिन वो कहता है कि लो प्रेशर पे जो गैस एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। फैक्टर हमारे पास किस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे लो प्रेशर पे x यानी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, बल्कि हाई, जबकि हाई प्रेशर पे अमाउंट ऑफ गैस किसके बराबर हो जाती है, वो उसकी स्लोप के बराबर हो जाती है, और उस सूरत में हमारे पास जो है वो हमारे जो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाती है। लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वहाँ पे भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वैलिड नहीं होता। तो इन शॉर्ट दो पॉइंट्स है यहाँ पे, लो प्रेशर पे लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो कर रहा है, यानी extent of adsorption is directly proportional to the equilibrium pressure of adsorbate, while at high pressure the extent of adsorption become independent of the amount of adsorbate। फिर उसमें उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अपनी मर्जी से उसकी क्या होगी, एडजॉर्प्शन होगी। ठीक है जी, तो इसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन को देखें, इसके एजम्पशंस, इसके रिजल्ट्स को, और इसको आप अपने पास नोट डाउन करें। कोई क्वेश्चन को कन्फ्यूजन है तो उसको ऑनलाइन डिस्कशन लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।